हेलो दोस्तों, आज हम रियल एस्टेट के सब्जेक्ट में कुछ बेसिक डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ये एक अच्छा प्रोफेशन बन सकता है। क्या कोई ग्रेजुएट जो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एक अच्छी इनकम जनरेटिंग करियर अपॉर्चुनिटी देखना चाह रहा है, क्या वो रियल एस्टेट को कंसिडर कर सकता है। तीसरा, क्या इस बिजनेस में आगे चल के वो अच्छी रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। 2021 हिंदुस्तान में रियल एस्टेट की मार्केट वर्थ वाज अबाउट $200 बिलियन। ओके, बाय 2023-24 दिस मार्केट साइज विल ग्रो अप टू ऑलमोस्ट $650 बिलियन और बाय 2030 मतलब और 7 साल के दौरान ये बढ़ के कम से कम $1 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाली है रियल एस्टेट की। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रियल एस्टेट ग्रो कर रहा है और जो ग्रोथ है वो इतनी रैपिड है। अब इसमें देखते हैं कि एक फ्रेशर या एक नया ग्रेजुएट अपने लिए क्या अपॉर्चुनिटीज सोच सकता है। रियल एस्टेट हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है और आने वाले कुछ सालों में KPMG के रिपोर्ट के मुताबिक रियल एस्टेट में तकरीबन 8 करोड़ स्किल्ड मैन पावर या स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत पड़ेगी। अब ये जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि इस 7 साल के पिछले 3 साल और आने वाले 7 साल मतलब इन 10 सालों में हिंदुस्तान के रियल एस्टेट में क्या फर्क आया है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ और आप उस एग्जाम्पल से इसको रिलेट कीजिए। रिसेंटली हम सब ने सुना होगा गुड़गांव में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड में एक लोकेशन है विच इज सेक्टर 63A। उस लोकेशन पे DLF ने तकरीबन 29 एकड़ के प्रोजेक्ट में कुछ लग्जरी अपार्टमेंट्स लॉन्च किए। अब ये कुछ लग्जरी अपार्टमेंट्स थे तकरीबन 1230 यूनिट्स और हर अपार्टमेंट का कॉस्ट तकरीबन 7 करोड़ से शुरुआत थी एंड अपवर्ड्स। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट को DLF को बेचने के लिए 72 घंटे 3 दिन के अंदर DLF ने अपने 1200 अपार्टमेंट्स हाई वैल्यू 7 करोड़ की यूनिट्स बेच दिए। तो ये बेचे किसने? बेचे तो प्रोफेशनल्स हैं, हम जैसे प्रोफेशनल्स ने काम किया होगा। और ये खरीदार कौन है? अब ये खरीदार हिंदुस्तान के लोग भी हैं और NRI एंड OCI कार्ड होल्डर्स जो पूरे दुनिया भर में फैले हुए हैं वो भी हैं। अब क्या हर कोई आदमी इन NRIs या OCI मार्केट तक पहुंच सकता है? तो इसका आंसर मेरे हिसाब से नो है, नहीं। तो कौन पहुंच सकता है? एक वो इंसान जो पढ़ा लिखा हो, जिसको सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट हो, जो कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को समझ सके और उस प्रोडक्ट के फीचर्स को या उसके बेनिफिट्स को या उस प्रोडक्ट के एडवांटेजेस को एक प्रोस्पेक्टिव बायर तक सही मायनों में समझा सके। DLF ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तकरीबन $2 बिलियन की सेल उन्होंने की 3 दिनों के अंदर। एज इफ दिस वाज नॉट एनफ, और थोड़े ही दिनों के बाद पिछले महीने तकरीबन अगस्त 2023 का मौका MR के लिए आया। MR ने सेक्टर 62 में तकरीबन 10.5 एकड़ में अपना एक प्रोजेक्ट लेके आए जिसका इवेंचुअली नाम रखा गया अर्बन ओएसिस। अर्बन ओएसिस में तकरीबन 425 यूनिट्स थे और एप्लीकेशन जो आई इंटरेस्टेड बायर्स की एप्लीकेशन वाज इन एक्सेस ऑफ 4500, मतलब तकरीबन 10 गुना ओवर सब्सक्राइब वो प्रोजेक्ट हुआ। अर्नस्ट एंड यंग को हायर किया गया ताकि अर्नस्ट एंड यंग EY अपने प्रोफेशनल अप्रोच के द्वारा अनबायस्ड तरीके से इन प्रॉपर्टीज की सेल को मॉनिटर कर सके। आप ये देख रहे हैं किस तरीके से ये ट्रांजैक्शन बढ़ रही है। यहाँ पे अपार्टमेंट कॉस्ट 3.5 करोड़ एंड
अपवर्ड्स ऑफ 3.5 करोड़ का प्राइस टैग एमआर ने रखा। देखते ही देखते 3 से 4 दिन के अंदर पूरा प्रोजेक्ट बिक गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब ये बायर्स कौन है और कौन है ये प्रोफेशनल्स जो उन बायर्स तक पहुंच रहे हैं? अगर आप एज अ फ्रेशर या एज अ न्यू एंट्रेंट आप इस इंडस्ट्री को करीबी से जानना चाहते हैं तो आपको इस इंडस्ट्री को बहुत करीब से पढ़ना पड़ेगा पहले, और आपको इस इंडस्ट्री के प्रोज एंड कॉन्स दोनों को समझना पड़ेगा। पिछले कुछ सालों में ये इंडस्ट्री काफी स्ट्रक्चर्ड तरीके से अब काम करने लगी है, और सरकार भी ये चाहती है कि इस इंडस्ट्री को और प्रोफेशनल बनाया जाए। इस मुहिम में सरकार ने 1 मई 2017 को रेरा इंप्लीमेंट किया। रेरा इज रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट, और इसमें इसको हम लोग रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी भी कहते हैं। सो रेरा जब से इंप्लीमेंट हुआ रियल एस्टेट में, काफी हद तक जो पुराने स्टेक होल्डर्स जो अपने आप को चीटेड फील करते थे और जिन पैरामीटर्स पे चीटेड फील करते थे, जैसे कि एट द टाइम ऑफ बुकिंग जो आपको एरिया बताया गया एंड एट द टाइम ऑफ पोजीशन जो आपको एरिया मिला, उसमें एक इजाफा देख पाया जाता था। इसका मतलब बायर हैड टू पे एक्स्ट्रा 5 to 10% ऑफ द टोटल सेल्स वैल्यू अपनी उस प्रॉपर्टी को के ओनरशिप के लिए। बायर्स इसके लिए बहुत ही चिंतित हुआ करते थे, बिकॉज बायर्स वर नॉट श्योर व्हाट वुड बी द स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट एट द टाइम ऑफ सेल एंड सब्सिक्वेंटली एट द टाइम ऑफ पोजीशन। तो सबसे बड़ी बात ये आती थी कि एक 2500 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट जो मैंने एट द टाइम ऑफ परचेज लिया, वो 2500 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट एट द टाइम ऑफ पोजीशन 3 साल के बाद या 4 साल के बाद वो 2500 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट 2650 स्क्वायर फीट कैसे हो जाता था? मतलब 1500 स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा ऐड हो जाना, मतलब पर स्क्वायर फीट की जो कॉस्ट है उसको आप जरा 1500 से मल्टीप्लाई कीजिए एंड देन यू विल अराइव एट द कॉस्ट इंपैक्ट। कई बार ये कॉस्ट इंपैक्ट इतना ज्यादा होता था, 25 से 30 लाख रुपए एक्स्ट्रा। तो इन चीजों को अवॉइड करने के लिए और कस्टमर्स का ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए सरकार कई बार ऐसे नियम ला रही है कि स्टेक होल्डर्स आपस में चीटेड फील ना करें। इन चीजों को समझ के बायर्स तक सही मायनों में उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, इसके लिए हमें स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत है। इस इंडस्ट्री में जो इंसान अच्छे पैसे बनाना चाहता है, उसकी ये भी जिम्मेदारी है कि उस इंडस्ट्री को वो अच्छे से समझे और अपने प्रोफेशनल करियर को एक नया आयाम प्रदान करे। सब्जेक्ट को समझ के कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कस्टमर्स को सूट करेगा, इंस्टेड ऑफ बीइंग अ सेलर ही हैज टू एडवाइज अ बायर कि बायर को कोई एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, चाहे प्लॉटेड डेवलपमेंट हो, लो राइज अपार्टमेंट्स हो, विलाज हो, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हो या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, इट कैन बी अ रिटेल यूनिट, कमर्शियल स्पेस, ऑफिस स्पेस या कोई सर्विस अपार्टमेंट हो, इन चीजों को समझे और एक इन्वेस्टर को सही मायनों में उसको एक्सप्लेन कर सके। ये हर कोई इंसान नहीं कर सकता, ये वो इंसान कर सकता है बेहतर तरीके से जिसको इन सब्जेक्ट के बारे में आइडिया हो, जो इन चीजों के बारीकियों को समझे और समझ के अपने बायर को एक्सप्लेन कर सके। तो अगर आप एक यंग ग्रेजुएट हैं और रियल एस्टेट में आना चाहते हैं, this is the time when you should enter the Indian real estate. By 2025 ये उम्मीद की जा रही है कि हिंदुस्तान में रियल एस्टेट will contribute almost 13% of the total GDP. Okay. हर डेवलपमेंट कंपनी को, हर आर्किटेक्चरल कंपनी को एक प्रोफेशनली स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत है जो आज मिल नहीं रही। अनफॉर्चुनेटली हम सब ने अपनी पढ़ाई हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम से किया है। थ्योरेटिकली हमें बहुत कुछ समझाया जाता है, हम उसको एग्जाम प्रिपरेशन के लिए रट लेते हैं, एग्जाम में अपना एग्जाम भी लिखते हैं, कई बार हमें अच्छे मार्क्स भी आते हैं। बट अगर हम इंडस्ट्री में आके काम करना शुरू करें तो इंडस्ट्री के साथ साथ अगर मैं अपने एजुकेशन को मैप करूं तो वो देयर इज नो मैप, तो मैं इंडस्ट्री प्रोफिशिएंट होने के लिए या इंडस्ट्री रेडी होने में मुझे कई बार 6 महीने से साल भर लग जाता है। नाउ कंपनीज आर नॉट विलिंग टू स्पेंड दैट काइंड ऑफ टाइम टू हायर अ फ्रेशर, स्पेंड और इन्वेस्ट मनी ऑन द फ्रेशर एंड कंटिन्यू विद देम। ये उनकी मजबूरी है कि उनको करना पड़ रहा है।
लेकिन अगर आप डेवलपर्स को पूछें, इच्छा किसी की भी नहीं है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि सी आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स, देन आई डिड माई मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, आई परस्यूड माई मास्टर्स इन मार्केटिंग एंड सेल्स ऑफ कोर्स। और मैं पिछले 21 सालों में कई जगह पे मैंने काम किया। आई हैव वर्कड इन इंडिया, आई वाज वर्किंग ओवरसीज। मैं लंदन में तकरीबन 3 साल तक मैंने लंदन में काम किया। माई फर्स्ट एक्सपीरियंस इन रियल एस्टेट वॉज इन लंदन विद अ कंपनी कॉल्ड बैरेट होम्स। नाउ दैट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज इन रियल एस्टेट इन होल ऑफ लंदन। जो मैंने वहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस देखे, when I came back to India, I was looking out for those best practices if those are being followed by any company. Unfortunately, सन 2009-2010 में शायद ही ऐसी कोई कंपनी हो जो वो प्रैक्टिसेस या बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो कर रही थी। बट आज शायद ही ऐसी कोई कंपनी है जो उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो ना करते हुए भी सक्सेसफुल हो सकती है। आप नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमारे जो बायर्स हैं, उनकी जो एस्पिरेशंस हैं, वो काफ़ी हद तक बदल गई हैं। हिंदुस्तान को पिछले 10 से 15 सालों में जो एक्सपोजर मिला है वो नायाब है, या दैट इज एब्सोल्युटली अनपैरेलल्ड। इस मोबिलाइजेशन के लिए हमें इंडस्ट्री में स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत है, पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, जो चीजों के गहराइयों तक जा सके और कस्टमर को दे डोंट अप्रोच अ कस्टमर जस्ट टू सेल, दे अप्रोच अ कस्टमर विद अ एडवाइजरी माइंडसेट, और कस्टमर को वो चीज हम प्रपोज करें जो कस्टमर के बेनिफिट में है। इससे क्या होगा कि कस्टमर आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझेगा, प्रोडक्ट्स को अच्छे से समझ पाएगा और अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उसको मैप कर पाएगा, और आपकी ट्रांजैक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि हिंदुस्तान में काम करने वाले बहुत सारे ऐसे रियल्टर्स हैं जो पिछले 10 सालों में यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, इन सब कंट्रीज में जाके वो अपने लिए नया प्रोफेशनल करियर उन्होंने देखा, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो ऑस्ट्रेलिया में आज एस्टैब्लिश्ड है, वो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। यूके, यूएसए, कनाडा में वो लोग यहाँ से माइग्रेट हुए, जो पहले इंडिया में अलग अलग ग्रेड ए, ग्रेड बी डेवलपमेंट कंपनीज के साथ काम कर चुके थे। उनको फंडामेंटल्स रियल एस्टेट के बारे में पता था। दे हैड द प्रोफिशिएंसी to understand the subject and subsequently to explain the product to the customer, the benefits, the features, advantages to the customer, और ये समझ होना इस सब्जेक्ट को लेके ये समझ होना एक सेल्स पर्सन के लिए बहुत जरूरी है। रियल एस्टेट में जो सेल्स पर्सन है उनको हम लोग कई बार एजेंट्स कहते हैं। कुछ कंट्री जैसे यूके में दे आर बीइंग कॉल्ड एजेंट्स, कुछ कंट्रीज में ब्रोकर्स कहलाते हैं, कहीं पे वो एडवाइजर्स कहलाते हैं, कहीं पे वो चैनल पार्टनर्स कहलाते हैं। ये सारे अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम लोग एक प्रोफेशनल को एक्सप्लेन करने के लिए या उसको सिग्निफाई करने के लिए ये नाम हम यूज करते हैं। इन सब का जो फंडामेंटल जॉब है दैट इज टू एक्सप्लेन द रियल एस्टेट प्रोडक्ट, फीचर्स, एडवांटेजेस, बेनिफिट्स, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये अपने कस्टमर्स को समझाए। अगर आपको इस बारे पे और ज़्यादा जानने की इंटरेस्ट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, एंड हमारे एक्सपीरियंस से कुछ हम लोग अपने कॉन्वर्जेशंस जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी प्रोफिशिएंट लोग काम कर रहे हैं उनके साथ उनके एक्सपीरियंस को कैप्चर करेंगे, ताकि आप उन कॉन्वर्जेशंस को सुन सकें और अपने करियर को प्लान कर सकें।